मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने एलसीआर सीरीज सर्किट के बारे में डिस्कस किया था। तो अगले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार उसी के कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब आप ध्यान दें कि इन केस ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट और ये जो फेजर डायग्राम जो हमने डिस्कस किया था, ये फेजर डायग्राम मोस्ट ऑफ द वन मार्क के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सब के आंसर्स इस फेजर डायग्राम में छुपे हुए हैं। तो इस फेजर डायग्राम को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। करंट फेजर को हमने एक्स एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट किया था, तो रेजिस्टेंस जो पीक वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस है उसको भी हमने एक्स एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट किया था, बिकॉज इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टेंस सर्किट करंट एंड वोल्टेज दे आर इन सेम फेज, जबकि प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री, इसलिए हमने VL को रिप्रेजेंट किया है अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। इन केस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट वोल्टेज लैग्स करंट बाय पाई बाय 2, इसलिए हमने VC को रिप्रेजेंट किया है बाय अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, और यहां हमने जो कंडीशन ली है कि VL इज मोर देन VC, उसके अकॉर्डिंग इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो आएगा VL माइनस VC इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब इस वेक्टर का और VR का रिजल्टेंट आता है E नॉट। ओके, तो ये जो E नॉट है, E नॉट इज द पीक वोल्टेज अक्रॉस द LCR सीरीज सर्किट विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। इसी के अकॉर्डिंग हमने इंपेडेंस को भी डिस्कस किया था कि इंपेडेंस ऑफ द गिवन सर्किट LCR सीरीज सर्किट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और इस फेजर डायग्राम से हम फेज डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन द करंट फेजर एंड वोल्टेज फेजर, ओके, विच इज इक्वल टू VL माइनस VC अपॉन VR, और इट कैन आल्सो बी रिटन एज XL माइनस XC अपॉन R। ओके, अगर आपसे कहा जाता है ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर LR सर्किट, तो इसका मतलब क्या है कि आपको सिर्फ LR सर्किट के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। करंट फेजर को अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करेंगे तो वोल्टेज अलोंग रेजिस्टेंस विल आल्सो बी अलोंग एक्स एक्सिस, ओके, क्योंकि करंट और वोल्टेज सेम फेज में है। In case of inductor, the voltage it leads current by 90 डिग्री। अब यहां पर क्योंकि ये सर्किट सिर्फ LR सर्किट है, तो हमें वोल्टेज के यही फेजर हमें कंसीडर करना है, द पीक वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे एंड दिस विल बी द रिजल्टेंट और द पीक वोल्टेज अक्रॉस LR सर्किट। ओके, इसके अकॉर्डिंग हम इस फेजर डायग्राम से हम LR सर्किट के अक्रॉस पीक वोल्टेज कितना होगा वो हम लिख सकते हैं। इट इज अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। ओके, और इसी के अकॉर्डिंग हम इस सर्किट के इंपेडेंस को भी लिख सकते हैं। इंपेडेंस ऑफ दिस सर्किट इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ओके, और इस सर्किट में हमें नजर आ रहा है कि फेज डिफरेंस को हम लिख सकते हैं एज tan ऑफ phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू VL, बेस विच इज इक्वल टू VR, यानी हम इसको लिख सकते हैं VL अपॉन VR विच कैन आल्सो बी रिटन एज XL अपॉन R। ओके, तो ये LR सर्किट के बारे में हो गया। इसी तरह से हम RC सर्किट को भी डिस्कस कर सकते हैं। इन केस ऑफ RC सर्किट, अब आप ध्यान देना, RC सर्किट के केस का मतलब है कि यहां पर सिर्फ एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है, ओके, विच इज कनेक्टेड टू एन AC। ऐसे केस में उसका फेजर डायग्राम किस तरह से बनेगा? करंट फेजर अलोंग एक्स एक्सिस, पीक वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस उसको भी हम एक्स एक्सिस का अलोंग रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि पीक वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। रीजन इज दैट कि कैपेसिटर के केस में वोल्टेज इट लैग्स करंट बाय पाई बाय 2। तो जब हम रिजल्टेंट पीक वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे तो वो पीक वोल्टेज आएगा along this direction, okay, जो कि नीचे की तरफ बन रहा है। यानी यहां पर इस फिगर में हम बोल सकते हैं कि वोल्टेज इट लैग्स करंट बाय phi एंगल, और LR सर्किट के केस में हम बोल सकते हैं कि वोल्टेज इट लीड्स करंट बाय phi एंगल। ओके, तो यहां पर भी हम चाहें तो पीक वोल्टेज का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। इंपेडेंस का फॉर्मूला लिख सकते हैं, इट इज अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। यहां पर tan ऑफ phi इट इज इक्वल टू, अब आप ध्यान देना, tan ऑफ phi इज इक्वल टू VC अपॉन VR, VC अपॉन VR। ओके, यहां पर हम इसको नेगेटिव साइन मार्क कर सकते हैं क्योंकि ये नेगेटिव साइन में मैग्नीट्यूड है। ओके, और इट कैन आल्सो बी रिटन एज माइनस ऑफ XC बाय R।
और इस कॉमन रिलेशन के भी अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो tan ऑफ फाई इज इक्वल टू, अगर VL नहीं है मतलब अगर इंडक्टर नहीं है, तो ये जो वोल्टेज है कितना है, 0, तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ VC बाई VR। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डायरेक्टली भी डिस्कस कर सकते हैं और फेजर डायग्राम के थ्रू भी डिस्कस कर सकते हैं। अब LR सर्किट के केस में हमें साफ नजर आ रहा है कि वोल्टेज इट लीड्स करंट बाय फाई एंगल, यानी कि वोल्टेज आगे है। RC सर्किट के केस में हमें नजर आ रहा है वोल्टेज इट लैग्स करंट बाय फाई एंगल। ओके, उस केस में वो वोल्टेज पीछे है, यहां पर वोल्टेज आगे है। अगर इसी तरह से अगर हमें LC सर्किट के बारे में पूछा जाए कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज फॉर LC सर्किट, अब LC सर्किट के केस में भी हम फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ये करंट फेजर है क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है, छोड़ देते हैं। इंडक्टर का जो पीक वोल्टेज है इट लीड्स करंट बाय 90 डिग्री, और कैपेसिटर का जो पीक वोल्टेज है दैट लैग्स करंट बाय पाई बाय। ओके, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी अलोंग वाई एक्सिस, यानी कि या तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग होगा। दोनों ही केस में हम बोल सकते हैं कि जो पीक वोल्टेज आएगा, पीक वोल्टेज मान लेते हैं VL इज मोर देन VC, तो पीक वोल्टेज किसके अलोंग आएगा, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। इन सच केस द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज इक्वल टू 90 डिग्री, और हम इसको पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं। तो कई बार ये 1 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं कि LR सर्किट के केस में वेदर करंट लीड्स वोल्टेज और वोल्टेज लीड्स करंट, तो जस्ट हम फेजर डायग्राम के बेसिस पर लिख सकते हैं। LR सर्किट के लिए हम इंपेडेंस लिख सकते हैं, पीक वोल्टेज लिख सकते हैं, इसी तरह से अदर सर्किट्स के लिए भी हम डिस्कस कर सकते हैं। इन केस ऑफ LCR सीरीज सर्किट, ओके, विच इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स, इस केस में हमें पता है कि इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। ओके, अगर हमें इस सर्किट का इंपेडेंस पता है और हमें पीक करंट या करंट के लिए एक्सप्रेशन चाहिए, अब आप ध्यान देना मैं यहां पर पीक करंट मार्क नहीं कर रहा हूं, मैं करंट की बात कर रहा हूं, और इंस्टेंटेनियस अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू A। In such case, in order to find the current in the circuit, we can write voltage divided by impedance. Means we can express the current as E upon under root of R square plus XL minus XC whole square. And we know that XL it is equal to omega L and XC it is equal to 1 by omega C. Okay? तो यहां पर मैं क्या डिस्कस करना चाह रहा हूं वो आप ध्यान देना कि XL की वैल्यू फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है AC के, XC की वैल्यू भी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करें तो करंट किस तरह से वेरी करेगी उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो अब आप ध्यान देना मैं यहां पर एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं टू शो द वेरिएशन ऑफ करंट विथ फ्रीक्वेंसी। हम करंट के वेरिएशन को फ्रीक्वेंसी के साथ में डिस्कस करेंगे। तो इस चीज को पहले समझें आप कि अगर फ्रीक्वेंसी 0 है, ऐसे केस में XL की वैल्यू क्या होगी, 0, और XC की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। ओके, मींस देयर इज ए लार्ज गैप, यानी कि XL और XC के बीच में एक लार्ज गैप है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि अगर ये लार्ज गैप है, आप ध्यान दें कि XL और XC का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, एक की वैल्यू 0 है, एक दूसरे की वैल्यू इनफाइनाइट है, देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ XL माइनस XC या XC माइनस XL, उसके गैप बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इंपीडेंस इज नियरली इनफाइनाइट। ओके, अगर हमें इंपीडेंस पता है कि इट इज इनफाइनाइट, तो उस केस में करंट इज नियरली 0, यानी उस केस में करंट कितनी होगी, लगभग 0 के आसपास होगी, 0 नहीं होगी लेकिन करंट नियरली 0 होगी। अब आप ध्यान देना कि जैसे जैसे हम ओमेगा की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, समझना इस चीज को, ओमेगा की वैल्यू को इंक्रीज करने से अब XL किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू ओमेगा एल, XC किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज करने से XL की वैल्यू इंक्रीज होगी और XC की वैल्यू इनफाइनाइट से धीरे धीरे डिक्रीज होगी। तो इनके बीच का जो गैप है वो गैप कम होगा। गैप कम होने का मतलब क्या है, XL और XC का डिफरेंस कम होगा। अगर ये डिफरेंस कम होगा तो इसका क्या मतलब है, इस केस में इंपीडेंस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ओके,
इंपीडेंस की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो करंट क्या होगा, धीरे धीरे करंट इंक्रीज होगी। ये शो कर रहा है कि करंट इंक्रीज होगी। इज इट क्लियर? अब आप ध्यान देना, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल की वैल्यू और एक्सी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। ओके, उस फ्रीक्वेंसी को हमने मार्क किया है ओमेगा नॉट। अब आप देखें इस केस में जब एक्सएल और एक्सी इक्वल है तो ये डिफरेंस कितना हो गया, 0। अगर ये डिफरेंस 0 है उस केस में इंपीडेंस किसके इक्वल हो गया, इंपीडेंस विल बिकेम इक्वल टू आर, यानी कम होते होते वो इंपीडेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर के इक्वल हो जाएगी। ओके, और इंपीडेंस की वैल्यू यानी इस केस में इंपीडेंस की जो वैल्यू है वो मिनिमम है, तो करंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ओके, फर्दर डिस्कस करते हैं एक बार। अब आप ध्यान देना कि अगर ओमेगा की वैल्यू को फर्दर इंक्रीज किया जाए तो ऐसे केस में क्या होगा, एक्सएल की वैल्यू बढ़ जाएगी और एक्सी की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस फिर से क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी एक्सएल की वैल्यू इंक्रीज करिए टुवर्ड्स इनफाइनाइट और एक्सी की वैल्यू इनफाइनाइट से धीरे धीरे जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल और एक्सी की वैल्यू इक्वल है, लेकिन फ्रीक्वेंसी को फर्दर इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, एक्सएल की वैल्यू बढ़ गई, एक्सी की वैल्यू कम हो गई। यानी ये जो गैप है, ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एक्सएल एंड एक्सी फर्दर इंक्रीज होगा। और अगर ये डिफरेंस फिर से बढ़ेगा तो क्या होगा, इंपीडेंस भी बढ़ेगा। ये शो कर रहा है कि इंपीडेंस इंक्रीज होगा। अगर इंपीडेंस इंक्रीज होगा तो करंट, क्योंकि इंपीडेंस के बढ़ने से क्या होगा, करंट की वैल्यू कम होगी। कि जब फ्रीक्वेंसी 0 है, when frequency is 0 there is a large gap between XL and XC, यानी कि इंपीडेंस इनफाइनाइट है और करंट नियरली 0 है। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से ये गैप कम हो रहा है, यानी इंपीडेंस कम हो रहा है। ये गैप, ये डिफरेंस कम होने का मतलब इंपीडेंस का कम होना, इंपीडेंस के कम होने का मतलब करंट का बढ़ना। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। फ्रीक्वेंसी को फर्दर इंक्रीज करने से इंपीडेंस फिर से बढ़ रहा है और करंट कम हो रही है। तो इसका जो वेरिएशन आएगा वो इस तरह का आएगा। ओके, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर करंट क्या हो गई, इट बिकेम मैक्सिमम, और उसी फ्रीक्वेंसी को हम नाम देते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस कर्व है, इसकी क्वालिटी किस पर डिपेंड करेगी, व्हाट डू मीन बाय क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस कर्व? तो ध्यान देना, क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस कर्व रिप्रेजेंट शार्पनेस इन द रेजोनेंस कर्व, यानी कि ये कर्व कितना शार्प है at this particular frequency, yani sharpness of resonance curve represent quality of the resonance curve, and quality of resonance curve is measured by Q factor of LCR series circuit. Okay, quality factor of LCR series circuit. Quality factor of LCR series circuit, it can be defined as peak voltage across inductor or peak voltage across capacitor to the peak voltage across the combination at resonance. ओके, यानी कि रेजोनेंस पर पीक वोल्टेज कितना होगा। अब फिर से आप ध्यान दें, वी नो दैट पीक वोल्टेज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर VL माइनस VC होल स्क्वायर। जैसा कि हमें पता है, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल और एक्सी की वैल्यू इक्वल होती है। अगर एक्सएल और एक्सी इक्वल है तो आई नॉट एक्सएल एंड आई नॉट एक्सी भी इक्वल होंगे, एंड दिस आई नॉट एक्सएल का मतलब होता है VL और आई नॉट एक्सी का मतलब होता है VC, यानी कि एट रेजोनेंस VL एंड VC दे आर इक्वल, और एक्सएल एंड एक्सी वो भी इक्वल है। ओके, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो उस केस में पीक वोल्टेज की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इक्वल टू VR। तो यानी कि एट रेजोनेंस द पीक वोल्टेज इज इक्वल टू VR। अगर हम रेजोनेंस पर इंपीडेंस की बात करें तो ध्यान देना, वी नो दैट इंपीडेंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और रेजोनेंस पर XL और XC इक्वल है। ये दोनों अगर इक्वल है तो ये डिफरेंस कितना हो गया, 0, सिर्फ बचा अंडर रूट R स्क्वायर, तो R बाहर आ जाएगा, इट मींस इंपीडेंस इज इक्वल टू R। तो रेजोनेंस पर पीक वोल्टेज होता है VR के इक्वल और इंपीडेंस होता है R के इक्वल। ओके, और क्वालिटी फैक्टर को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं,
इसकी क्या डेफिनेशन होगी कि Q फैक्टर ऑफ ए रेजोनेंस कर्व इट कैन बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर टू द पीक वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन एट रेजोनेंस। ओके, अगर Q फैक्टर को हम कैलकुलेट करें तो हम क्या लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं VL अपॉन E नॉट या फिर हम लिख सकते हैं VC अपॉन E नॉट। हम बात कर रहे हैं पीक वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन एट रेजोनेंस, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि वो किसके इक्वल आता है, इक्वल टू VR। तो हम इस रेशियो के अकॉर्डिंग हम क्वालिटी फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं कोई भी एक पार्ट लेंगे, दोनों से हमें सेम एक्सप्रेशन मिलेगा। मैं इस पार्ट को लेकर आगे कंटिन्यू कर देते हैं। ओके, Q इज इक्वल टू VL अपॉन VR। VL किसके इक्वल होगा, I नॉट XL, और VR किसके इक्वल होगा, I नॉट R। I नॉट से I नॉट कैंसिल, XL किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू ओमेगा L। लेकिन हम बात कर रहे हैं एट रेजोनेंस, तो वहां फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा नॉट अपॉन R। ओके, अब आप ध्यान देना कि ये ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होगी, कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एज वी नो दैट एट रेजोनेंस XL और XC की वैल्यू इक्वल है। ओके, XL किसके इक्वल है, ओमेगा L। XC किसके इक्वल है, 1 अपॉन ओमेगा C। जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, उस समय की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC, या फिर हम लिख सकते हैं कि ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यहां पर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, हम इसको फर्दर चेंज कर सकते हैं। वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू। ओके, इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई न्यू नॉट एंड इट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC। तो यहां से हम न्यू नॉट की वैल्यू लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। ओके, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन है। या तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखेंगे तो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC, और फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखेंगे तो इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। ओके, यहां पर हमें ओमेगा नॉट की वैल्यू चाहिए विच इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC। जैसे ये वैल्यू रखेंगे, Q फैक्टर किसके इक्वल आएगा, L अपॉन R इंटू ओमेगा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये L है, इट कैन बी रिटन एज रूट L इंटू रूट L। एक रूट L कैंसिल होकर सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, Q इज इक्वल टू 1 अपॉन R अंडर रूट ऑफ L बाई C। तो ये क्वालिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन है। अब आप ध्यान देना कि Q फैक्टर ऑफ रेजोनेंस कर्व इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस कम है तो क्वालिटी हाई होगी। तो मैं यहां पर एक कर्व और इसी पर ड्रॉ कर लेता हूं जिसमें मैं शार्पनेस को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं। ओके, शार्पन कर्व मैं शो कर रहा हूं। अब इसमें आप ध्यान देना, सपोज दिस इज द कर्व एट R1 फॉर R1 रेजिस्टेंस एंड दिस इज द रेजोनेंस कर्व फॉर R2 रेजिस्टेंस। कई बार इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं कि विच रेजिस्टेंस इज हायर, R1 और R2। तो रेजोनेंस कर्व की जो क्वालिटी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। क्वालिटी का मतलब है शार्पनेस इन द रेजोनेंस कर्व। R2 के केस में ग्राफ शार्पन है, मतलब क्वालिटी हाई है। क्वालिटी हाई होने का मतलब है उस केस में रेजिस्टेंस कम है। तो हम बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फिगर में R2 इज लेस देन R1। ओके, तो रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर सर्किट के रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर भी हम रेजोनेंस कर्व की क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये पूरा जो टॉपिक था किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू रेजोनेंस कर्व एंड क्वालिटी फैक्टर। तो रेजोनेंस कर्व का मतलब है ए ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ करंट विद द फ्रीक्वेंसी। उस ग्राफ के अंदर हमें क्या नजर आ रहा है कि उस ग्राफ में हमें एक पीक नजर आ रहा है एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम है, और इसी कंडीशन को हम रेजोनेंट कंडीशन बोलते हैं। जैसे एक सिंपली मैं समझाने के लिए बताता हूं कि ये रेजोनेंस जो वर्ड है आपने 11th क्लास में भी पढ़ रखा है। वहां आपने पढ़ा होगा कि जैसे मान लेते हैं एक बच्चा झूले पर झूल रहा है, उस स्विंग की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ओके, और उस पे जो अप्लाइड जो फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी और उस स्विंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर मैच करती है तो धीरे धीरे उस स्विंग का एम्पलीट्यूड बढ़ता है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर उस ग्राफ का उस सर्किट में जो करंट है उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है।
इसलिए इस ग्राफ को भी क्या नाम दिया गया, इस कर्व को भी क्या नाम दिया गया, रेजोनेंस कर्व। ओके, यानी कि ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यहां पर एम्पलीट्यूड वर्ड किसके लिए यूज किया जा रहा है, करंट के लिए, यानी इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर सर्किट में करंट मैक्सिमम है और इसी फ्रीक्वेंसी को हम नाम दे रहे हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एलसी, और फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ एलसी। ओके, मुझे लगता है कि इस टॉपिक के साथ साथ एक पार्ट को और हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। वी नो दैट इंपीडेंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ओके, अगर हमें यह कहा जाता है प्लॉट ए ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ इंपीडेंस विद फ्रीक्वेंसी, तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि जीरो फ्रीक्वेंसी पर देयर इज लार्ज गैप बिटवीन एक्सएल एंड एक्सी, इनके बीच का गैप बहुत ज्यादा है क्योंकि एक्सएल जीरो है और एक्सी कितना है, इनफाइनाइट। ओके, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे एक्सएल की वैल्यू बढ़ेगी और एक्सी की वैल्यू कम होगी, तो इनके बीच का जो गैप है वो डिक्रीज होगा। गैप डिक्रीज होने का मतलब क्या है, ये डिफरेंस कम होने का मतलब क्या है, इंपीडेंस कम होगा। ओके, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ये जो एक्सएल की वैल्यू है इट बिकेम इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्सी, यानी दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई, उसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या नाम दे रहे हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इस समय पर ये डिफरेंस जीरो है और इंपीडेंस क्या हो जाएगा, इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा और इंपीडेंस विल बिकेम इक्वल टू आर। अगर हम फ्रीक्वेंसी को फर्दर इंक्रीज करें तो एक्सएल की वैल्यू बढ़ेगी टुवर्ड्स द इनफाइनाइट और एक्सी की वैल्यू कम होकर जीरो की तरफ अप्रोच करेगी, फिर से ये डिफरेंस बढ़ना स्टार्ट हो गया, डिफरेंस बढ़ रहा है यानी कि इंपीडेंस बढ़ेगा। ओके, तो ये जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ जस्ट इस रेजोनेंस कर्व के उल्टा आता है, क्योंकि वी नो दैट करंट एंड इंपीडेंस दे आर इनवर्सली रिलेटेड। इंपीडेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगी, तो लगभग इससे जस्ट रिवर्स ग्राफ है, इस तरह का इसमें हमें ग्राफ मिलेगा। तो ये वेरिएशन भी हमें प्लॉट करना आना चाहिए। हमें नजर आ रहा है कि इंपीडेंस ऑफ द सर्किट मिनिमम है एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और उसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोल रहे हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जब इंपीडेंस मिनिमम होगा उसी कंडीशन में करंट मैक्सिमम होगी। ओके, एक टॉपिक और बचता है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, इंपीडेंस ट्रायंगल। के सामने फेजर डायग्राम हमने ड्रॉ कर रखा है जिसमें द फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 5। ओके, और ये जो पार्ट है ये इक्वल होता है VL माइनस VC। अगर हम अपने इंपीडेंस के एक्सप्रेशन को चेक करें तो इंपीडेंस का एक्सप्रेशन जो आता है वो किसके इक्वल आता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। ओके, इसी एक्सप्रेशन से हम इंपीडेंस ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। लगभग ड्रॉ करने के पर्पज से वैसे अलग से हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जस्ट मैं इसी फेजर डायग्राम के कॉन्सेप्ट को यूज करना चाह रहा हूं। अब आप ध्यान देना कि वी आर इट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर। ओके, तो मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये किसके ये जो लेंथ है ये किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। ओके, और ये जो लेंथ है इट इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी। ओके, तो इस केस में ये जो ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है OAB, इस ट्रायंगल के अंदर अगर ये R के इक्वल है और ये जो लेंथ है इट इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी, उस केस में ये जो पार्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू Z एंड दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड इंपीडेंस ट्रायंगल। यानी कि यहां पर इस ट्रायंगल को हम यूज कर रहे हैं टू रिप्रेजेंट द इंपीडेंस ऑफ द LCR सीरीज सर्किट। ये एंगल कितना है, Y। ओके, इस डायग्राम से अगर हम इंपीडेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या नजर आ रहा है, इंपीडेंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। यहां से हम फाई को भी फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम द इंपीडेंस ट्रायंगल, इट इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, और हम यहां से cos फाई की वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। cos फाई हम इससे अगले वाले टॉपिक में, जो कि इस साल हमारे सिलेबस में नहीं है, यानी कि पावर कंज्यूम बाय एलसीआर सीरीज सर्किट, इस साल आपके सिलेबस से हट चुका है ओनली फॉर दिस ईयर, लेकिन वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हमें पावर फैक्टर को फाइंड आउट करना हो, cos फाई इज द पावर फैक्टर, तो इस इंपीडेंस ट्रायंगल से हम पावर फैक्टर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। cos फाई इज बेस अपॉन hypotenuse, means we can write it as R by Z. Okay? अब इसमें अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग इंपीडेंस ट्रायंगल भी चेंज होगा, फेज एंगल भी चेंज होगा। तो हमें फॉर LR सर्किट, फॉर LC सर्किट या LCR सीरीज सर्किट जहां पे कंडीशन है कि XL इज मोर देन XC और XC इज मोर देन XL,
उनके लिए इंपेडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करना आना चाहिए और इंपेडेंस का एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए। तो इंपेडेंस ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल व्हिच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इंपेडेंस ऑफ LCR सीरीज सर्किट। ओके।